गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता पढ़ेंगे और विभेदन सीमा पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं दैनिक जीवन में कि जैसे हम किसी कागज़ पर जैसे कोई कागज़ है उस पर पास पास हम कुछ रेखाएं खींच दें। ऐसे ये रेखाएं खींच दी हमने। अब इन रेखाओं को अगर हम सामने से देखें तो ये रेखाएं हमको क्या दिख रही हैं? अलग अलग दिख रही हैं, यानी ये दो दो रेखाएं या पूरी रेखाएं हमको अलग अलग दिख रही हैं। पर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं बोर्ड से, तो जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे तो एक दूरी पर ये रेखाएं क्या होती हैं, एक दूरी के बाद ये रेखाएं अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जब हम बोर्ड के नज़दीक हैं तो ये रेखाएं हमको, हर रेखा हमको अलग अलग दिख रही है, और जैसे से हम बोर्ड से दूर जा रहे हैं तो ये रेखाएं एक निश्चित दूरी के बाद ये रेखाएं जो हैं हमको अलग अलग स्पष्ट नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बोर्ड के नज़दीक हैं तो उस समय क्या हो रहा है, इन जैसे कोई भी दो रेखाएं ले लो, इन रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण होगा वो बड़ा होता है। यानी जब हम को ये रेखाएं अलग अलग दिख रही हैं तो उस समय क्या होता है, इन किन्हीं भी दो रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण होगा वो दर्शन कोण बड़ा होता है, इसलिए वो दो रेखाएं हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। और जैसे से हम दूर जाते हैं तो उन्हीं दो रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण लगातार घटता जाता है, जिससे कि वो दो रेखाएं अब अलग अलग दिखाई देना कम हो जाती है। और एक निश्चित दूरी के बाद क्या होता है, आंखों पर इन दो रेखाओं के द्वारा या किन्हीं भी दो रेखाओं के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण जब बहुत कम हो जाता है, बहुत कम भी कितना, जब 1 मिनट से कम हो जाता है, यानी जब किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं के द्वारा या रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से कम हो जाए तो वो दो रेखाएं या वो दो बिंदु वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब जो है ऐसे ही अगर हम पहले बहुत दूर थे तो ये रेखाएं हमको अलग अलग नजर नहीं आई, बल्कि हमको क्या लगा जैसे यहाँ बोर्ड पे स्याही क्या हो, ये काली स्याही फैली हुई हो। अब हम नजदीक आ रहे हैं तो नजदीक आने पे क्या होगा, एक निश्चित दूरी के बाद निश्चित दूरी के बाद जब हम और नज़दीक आएंगे तो ये रेखाएं अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, एक निश्चित दूरी के बाद जब हम नज़दीक आ रहे हैं तो तब इन रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से अधिक हो गया होगा, इसलिए वो रेखाएं क्या हैं, वो दो रेखाएं हमको अलग अलग नज़र आ रही हैं। और जब हम एक निश्चित दूरी से ज़्यादा दूर हो जा रहे हैं तब उस समय इन रेखाओं के द्वारा या किन्हीं दो रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से कम हो गया होगा, इसलिए वो दो रेखाएं हमको अलग अलग नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे किसी मकान में कोई खिड़की है, उस पर जाली है, एक निश्चित जब हम जाली के नज़दीक होते हैं तो हमको जाली की जो तार हैं, ये ऊर्ध्वाधर तार या क्षैतिज तार, ये हमको स्पष्ट नज़र आते हैं। पर एक निश्चित दूरी के बाद, यानी जैसे से हम जाली से दूर जाएं, एक निश्चित दूरी के बाद ये तार हमको अलग अलग नज़र नहीं आते, या ये कह सकते हैं हमको इसके छेद अलग अलग नज़र नहीं आते। ठीक है, बल्कि एक निश्चित दूरी के बाद क्या होता है, बहुत अधिक दूरी पर ये जाली के छिद्र ये अलग अलग नज़र न आकर ऐसा लगता है कि जाली के जगह पर वहाँ पर क्या है, एक धातु की पट्टी है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक निश्चित दूरी पर से कम दूरी पर रहने पर क्या हो रहा है, ये जाली के तार अलग अलग नज़र आ रहे हैं और एक निश्चित दूरी के बाद ही अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब हमको इसके तार अलग अलग नज़र आ रहे हैं या छिद्र स्पष्ट नज़र आ रहे हैं तो उस समय क्या रहा होगा, किन्हीं भी दो निकटस्थ जो तार होंगे, जैसे ये तार हैं, तो इन दोनों तारों के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से से अधिक है। तो 1 मिनट से अधिक जब दर्शन कोण होगा तो ये हमको स्पष्ट नजर आएंगे। जब दर्शन कोण 1 मिनट से कम हो जाएगा तो उस समय ये हमको अलग अलग नजर नहीं आएंगे। ठीक है, कब वस्तु अलग अलग नजर नहीं आएगी, जब दर्शन कोण 1 मिनट से कम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट से कम
दर्शन कोण पर दो वस्तुएं अलग अलग नजर नहीं आएंगी जब हम किसी वस्तु को केवल आंख से देखेंगे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, माना हमने क्या किया, कुछ रेखाएं खींची, ये रेखाएं खींच दी। अब इन रेखाओं को हम क्या कर रहे हैं, इन रेखाओं के लिए हम जैसे इनके बीच की दूरी हमने ले ली 1 मिलीमीटर। अभी हमको ये रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो एक निश्चित दूरी, जैसे कितनी दूरी पर, रेखाओं से कितनी दूरी रखनी है अपनी, अगर हम 3.6 मीटर की दूरी पर हैं या इससे कम दूरी पर हैं, यानी अगर प्रेक्षक इन रेखाओं से या बोर्ड से इतनी दूरी या इससे कम दूरी पर है तो ये रेखाएं स्पष्ट नजर आएंगी। अब इससे अधिक दूरी पर जाने पर क्या हो रहा है, इतनी दूरी पर या इससे अधिक दूरी पर जाने पर ये रेखाएं अब धुंधली नजर आने लग गई हैं, ये अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर ये सारा होता है, जो कारण है, ये सारा कारण है किसका, विभेदन सीमा का। तो विभेदन सीमा किसे कहते हैं या विभेदन क्षमता किसे कहते हैं, कि किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा दो समीप रखी गई वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता उस प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। ध्यान से सुनिए, विभेदन क्षमता किसे कह रहे हैं, विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन क्षमता। तो यानी किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा दो पास पास रखी गई वस्तुओं के प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखने की क्षमता उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। हमारी आंख भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है, इसलिए हमारी आंख द्वारा दो समीप रखी गई वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता, वो हमारी आंख की विभेदन क्षमता कहलाएगी। विभेद का मतलब होता है अलग अलग करना, भेद करना। अब कोई प्रकाशिक यंत्र कितना अच्छा है उसकी पहचान होगी कि उसकी विभेदन क्षमता कितनी ज़्यादा है। जिस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, उसकी उन वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता क्या होगी, उतनी अधिक होगी, वो प्रकाशिक यंत्र उतना अच्छा होगा। अब है यहाँ पर विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन सीमा ये क्या चीज है, तो विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग लिमिट, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे ये दो रेखाएं थी, ये एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर थी। जब हम इसके नजदीक थे ये हमको अलग अलग नजर आ रही हैं। जैसे से हम इससे दूर गए तो इतनी दूरी पर जाने पर, इतनी दूरी से अधिक दूरी पर जाने पर ये रेखाएं अब अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो विभेदन सीमा का मतलब यहां पर क्या है, विभेदन सीमा की परिभाषा कि दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर रखी गई वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उस न्यूनतम दूरी को हम विभेदन सीमा कहते हैं। ठीक है, किसी, अब अगर आ गया कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा वह न्यूनतम दूरी है जिस दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं को प्रकाशिक यंत्र अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सकता है। या ये कह सकते हैं कि प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा वह न्यूनतम कोणीय दूरी है जिस कोणीय दूरी पर स्थित वस्तुएं या सूक्ष्म वस्तुएं प्रकाशिक यंत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, कि विभेदन सीमा, किसी यंत्र की विभेदन सीमा वह न्यूनतम कोणीय दूरी है जिस कोणीय दूरी पर स्थित सूक्ष्म वस्तुएं प्रकाशिक यंत्र को अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं नेत्र के लिए निकाल रहा हूँ कि नेत्र के लिए
या स्वस्थ आंख के लिए विभेदन सीमा कितनी होती है? तो स्वस्थ आंख के लिए विभेदन सीमा का मान होता है 1 मिनट। अब इसका मान कैसे आया 1 मिनट? तो देखिए यहाँ पर 1-1 मिलीमीटर की दूरी पर ये रेखाएं खींची हुई हैं। हम इसको अभी स्पष्ट रूप से अलग अलग देख रहे हैं। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इतनी दूरी पर जब हम इससे होंगे 3.6 मीटर की दूरी या इससे अधिक दूरी पर जाने पर ये रेखाएं अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं। तो विभेदन सीमा कैसे निकालेंगे? तो विभेदन सीमा आ जाएगी यहाँ पे विभेदन सीमा किसकी निकाल रहे हैं हम? विभेदन सीमा आंख की। तो विभेदन सीमा बराबर होगा हम इन दो वस्तुओं को देख रहे हैं अलग अलग, इन दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये दूरी है 1 मिलीमीटर बट्टे प्रेक्षक की इन वस्तुओं से दूरी। तो प्रेक्षक की कौन सी दूरी? जिस दूरी के बाद ये वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं। हमने वो दूरी क्या की थी? 3.6 मीटर। अब देखिए 1 मिलीमीटर को लिख देंगे हम 1, और ये आएगा किसमें? ये आ जाएगा हमारा रेडियन के रूप में। ये मान रेडियन माना चाहिए। ये कोणीय दूरी है, कोण है, तो इसलिए रेडियन के रूप माना चाहिए इसको। और ये आ जाएगा हमारा, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। एक मिलीमीटर को लिख देंगे हम 1 गुणा 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये मीटर में ये मिलीमीटर में दोनों को समान मात्रक पद्धति में बदलिए, और ये हो जाएगा 3.6 मीटर। और ये आएगा किसमें? रेडियन में। कोणीय दूरी है, ये विभेदन सीमा है। तो ये आ जाएगा 10⁻³ बट्टे 3.6 रेडियन। अब इसको और आगे हल करो। रेडियन को अंश में बदलना है। तो रेडियन को अंश में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 180 बट्टे पाई से गुणा कर देते हैं। तो हमने लिखा इसको 10⁻³ गुणा 180 बट्टे पाई, और यहाँ पर लिख दिया 3.6। अब पाई का मान चाहो तो 3.14 के करीब रख दो। तो पाई का मान अगर हम यहाँ पे 3.14 के करीब रख देते हैं तो ये आ जाएगा। अब ये किस में आएगा? अंश में, डिग्री में। तो ये आ जाएगा 1/60 अंश। ठीक है, अगर माना मैं इसको कितना रख दे रहा हूं? 3.14, तो ये इससे ये कट गया, ये 50 बार ये कट जाएगा इससे ये। और तब हम सॉल्व करके अगर हम निकालें तो ये करीब करीब आता है 1/60, 1/60 डिग्री में आएगा ये। अब डिग्री है तो इसको मिनट बनाइए। तो 1/60 डिग्री का मतलब होता है 1 मिनट। 1/60 डिग्री, 1 मिनट में कितनी डिग्री होते हैं? 1/60 डिग्री। 1 मिनट का मतलब है कि अगर हम एक अंश का कोई कोण खींचें, 1 डिग्री का कोई कोण खींचें और उसके 60 बराबर भाग कर दें, तो एक जो भाग होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। और 1 मिनट का जो कोण होगा उसके हम 60 बराबर हिस्से कर दें तो उसका एक जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड। एक्चुअली मिनट, सेकेंड और डिग्री ये कोण के अन्य मात्रक हैं। तो अर्थात 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित वस्तुओं को हम अलग अलग कितनी दूरी पर रहकर देख सकते हैं? 3.6 मिलीमीटर की दूरी पर रहकर देख सकते हैं। और तब आंख की जो विभेदन सीमा होगी वो कितनी है? 1 मिनट। तो स्वस्थ नेत्र के लिए आंख की विभेदन सीमा 1 मिनट या 1/60 अंश है। इसी अर्थात अब मैं इसकी परिभाषा दोबारा बता रहा हूं कि विभेदन सीमा किसे कहेंगे? कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा वह न्यूनतम कोणीय दूरी है जिस न्यूनतम कोणीय दूरी पर स्थित दो वस्तुएं प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। और विभेदन क्षमता कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बहुत निकट रखी गई दो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखने की क्षमता उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। और ये दोनों एक दूसरे के
रेसिप्रोकल हैं। जिस यंत्र की विभेदन क्षमता अधिक होगी उसकी विभेदन सीमा कम होगी। विभेदन सीमा यहां पर इक्वल भी कर सकते हैं 1/, विभेदन क्षमता। अब इस पे उदाहरण क्या है, जैसे कि रेल की पटरी है, माना हम रेल की पटरी के बीचों बीच खड़े हो जाए और सामने देखें तो हमें शुरुआत में तो क्या होगा, शुरुआत में ये पटरियां अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है, ये माना ये पटरी है, हम यहाँ पर खड़े हो गए तो कुछ दूरी तक ये दोनों पटरी हमको, ये पटरी के दोनों साइड हमको अलग अलग दिखाई देंगे। तो होता क्या है कि ये रेल की जो पटरियां हैं वो कुछ दूरी तक तो रेल की पटरी की जो दोनों साइड है ये कुछ दूरी तक अलग अलग दिखाई देती है और एक निश्चित दूरी के बाद हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम ये कह सकते हैं दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं यहाँ पर खड़े प्रेक्षक को शुरुआत में अलग अलग दिखाई दे रही हैं और एक निश्चित दूरी के बाद जब इधर तक चल जाते हैं तो ये दो रेखाएं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वहां पर ये क्यों हो रहा होगा, वो विभेदन सीमा के कारण हो रहा है कि जहां पर इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या कर रही होगी, आंख पर 1 मिनट से कम का कोण बना रही होगी, वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर ये रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होंगी और उसके बाद ये एक ही रेखा दिखेगी, है ना। तो अर्थात दो अलग अलग रेखाएं एक निश्चित दूरी के बाद अलग अलग न दिखाई देकर एक ही दिखाई देती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऐसा वहां पर क्या होता है, रेखाओं के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से कम हो जाता है। ऐसे ही जैसे बहुत दूर स्थित काफी दूरी से हम किसी कार को अपनी ओर आते हुए देख रहे हैं, कार की लाइट जल रही है, माना रात में जैसे कार की लाइट जो है पहले बहुत दूरी से आ रही जो कार है उसकी दोनों हेडलाइट हमको अलग अलग दिखाई नहीं देती है, सिर्फ ये लगता है वहां से लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे कार हमारी तरफ आती है तो हमको उसकी दोनों हेडलाइट अब अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो वो भी इसीलिए है कि जब वो कार हमसे ज़्यादा दूरी पर है तो उसकी दोनों हेडलाइटों के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है वो 1 मिनट से कम है, इसलिए वो हमको अलग अलग नज़र नहीं आ रही हैं। पर जब हमारे निकट पहुंच गई तो जहां पर दोनों हेडलाइटों के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा या 1 मिनट के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वहां पर दोनों हेडलाइटें अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगी। ऐसे ही जाली का है कि जाली पर बने हुए तार भी हमको एक निश्चित दूरी पर खड़े होने पर ही क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर जाली के तारों द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट या उससे अधिक होता है, तो इसलिए वो हमको अलग अलग नजर आ रहे हैं। ज़्यादा दूरी से उस जाली को देखने पर उसके तार अलग अलग नजर नहीं आते हैं, वो इसलिए क्योंकि जाली के तारों द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 1 मिनट से कम हो जा रहा होगा, इसलिए हमको अलग अलग नजर नहीं आते हैं। इसलिए वो जाली हमको एक सपाट पट्टी की तरह, पट्टे की, धातु के पट्टे की तरह नजर आती है। अब देखिए इसमें दूरदर्शी की विभेदन सीमा। तो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा है उसका मान होता है, एक्चुअल में दूरदर्शी प्रकाशी केंद्र है जो बहुत दूर वाली वस्तुओं को, बहुत दूर की बड़ी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के काम आता है। ठीक है, तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा का जो मान आता है ये अनुक्रमानुपाती होता है λ/a के। इसमें लैम्डा क्या है, दूरदर्शी का जो ये अवदर्शक लेंस, ये है दूरदर्शी का अवदर्शक लेंस, इस लेंस पे जो प्रकाश पड़ रहा है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा। ठीक है, और ए क्या है, इस अवदर्शक लेंस के द्वारक की लंबाई, ये इनकी ये इस सिरे के बीच की दूरी ये ए है। ठीक है, अब जो है तो विभेदन सीमा ये तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती और इस द्वारक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो होता क्या है, विभेदन सीमा का मान क्या होना चाहिए, अच्छे प्रकाशी केंद्र के लिए विभेदन सीमा का मान कम से कम होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम कब होगा, जब ये लैम्डा या तो कम हो जाए। अब लैम्डा क्या है, दूरदर्शी पे पड़ने वाला प्रकाश, तो दूरदर्शी पे पड़ने वाला प्रकाश होता है सूर्य प्रकाश।
तो उसकी तरंगदैर्घ्य को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इस पे हमारा कोई बस नहीं है। अब रहा ए माने जो दूरदर्शी में अपदृश्यक लेंस है। अपदृश्यक लेंस मतलब जिसपे सूर्य प्रकाश पहले पड़ रहा है, तो ये अपदृश्यक लेंस का जो द्वारक है इसकी लंबाई, तो इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो विभेदन सीमा को कम से कम करने के लिए ये क्या होना चाहिए, ये अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इसका मान अधिक से अधिक करने का मतलब है कि अपदृश्यक का जो द्वारक है वो बड़ा होना चाहिए। तो अच्छे दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा कम से कम होनी चाहिए। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा को कम से कम करने के लिए ही जो उसका जो अपदृश्यक लेंस है उसका द्वारक बड़ा से बड़ा रखा जाता है, जिससे कि उसकी विभेदन सीमा कम हो जाती है। ऐसा करने का एक फायदा और भी है कि अगर ये बड़ा द्वारक होगा, बड़ा द्वारक माने इसका आकार बढ़ जाएगा, तो बड़ा द्वारक होने पे क्या होगा, इसमें दूर वाली वस्तु से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा प्रवेश करेगी। अगर बड़ा द्वारक होगा तो अपदृश्यक लेंस में अधिक से अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। इससे क्या होगा, दूर वाली जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा चमकीली नजर आएंगी, और दूर अगर एक से अधिक वस्तुएं हैं तो वो भी स्पष्ट रूप से चमकीली नजर आएंगी। ये हम यहाँ पर समझा चुके हैं कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा को कम से कम करने के लिए इसके अपदृश्यक का द्वारक बड़ा से बड़ा रखा जाएगा, जिससे इसके लिए इस ए का मान ज़्यादा हो जाएगा। ए का मान अधिक से अधिक होने पर क्या होगा, ये इसकी विभेदन सीमा कम से कम हो जाएगी, अर्थात वो दो निकट की वस्तुओं को दूरदर्शी क्या करेगा, अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सकेगा। ठीक है, और विभेदन सीमा कम से कम होगी तो विभेदन क्षमता क्या होनी चाहिए दूरदर्शी की, अधिक से अधिक। तो अच्छे दूरदर्शी के लिए विभेदन क्षमता अधिक से अधिक और विभेदन सीमा कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसके द्वारक, इसके अपदृश्य के द्वारक की लंबाई हम अधिक से अधिक करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, दूरदर्शी में बड़े से बड़े द्वारक का अपदृश्यक लेंस प्रयुक्त करते हैं, जिसका एक फायदा और होता है कि उसमें अधिक प्रकाश प्रवेश कर देता है, जिससे कि दूर वाली कई वस्तुएं हमको चमकीली नजर आती हैं। अब ऐसे ही जैसे अगर हम यहाँ पर देखें दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ये हम प्रोपोर्शनल क्या था, और इसका मान होता है 1.22 लैम्डा एफ अपॉन ए, ये इसका सूत्र है। बाकी इसमें कांस्टेंट है पर लैम्डा ए को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लैम्डा को हम यहाँ पर क्योंकि दूर का प्रकाश है की तरंगदैर्घ्य इसको चेंज नहीं कर सकते, इसी पे हमारा बस है। खैर ये हमने पढ़ा दिया। अब चाहें तो आप इससे करें, इसको लैम्डा अपॉन ए से, इससे भी ठीक है। अब जो है यहाँ पे जैसे ये दूरदर्शी का है, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, तो दूर वाली जो वस्तु होगी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, अगर दूर वाली कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पर बनना चाहिए था, पर होता नहीं। यहाँ पर वो बिंदु वस्तु के रूप में नहीं बनता, बल्कि क्या होता है, वो एक विवर्तन प्रारूप के रूप में बनता है। ये इस प्रकार का ये वाला भाग ये बन रहा है, ये चमकीला बनेगा, और इसके बाद क्योंकि कुछ प्रकाशीय किरणें मुड़ेंगी ऐसे की ओर ये किनारे पे, तो तब ये इसके किनारे की तरफ भी क्या होता है, ये वाला भाग यहाँ पर बन रहा है केंद्र पे, ये ज़्यादा चमकीला बनेगा, और किनारों की ओर क्या बनेंगे, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट बनेंगे, जिससे कि किनारों का भाग कम चमकीला होगा और जो केंद्र का भाग है वो ज़्यादा चमकीला होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रकाशिक अंतर होते हैं वो किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाते हैं, एक बिंदु के रूप में नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, एक धब्बे के रूप में बनाते हैं। तो दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी ये दोनों जो हैं वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बिंदु वस्तु के रूप में बनाकर एक धब्बे के रूप में बनाते हैं। ये विवर्तन प्रतिरूप के कारण होता है। ये धब्बा जो होगा, ये जो यहाँ पे इस धब्बे में क्या होगा, केंद्रीय भाग बहुत चमकीला होगा और किनारे का भाग थोड़ा कम चमकीला होगा, और इसमें केंद्रीय भाग दीप्त फ्रिंज है, उच्चिष्ट है, इसके बाद निम्निष्ट होगा, फिर उच्चिष्ट होगा, फिर निम्निष्ट होगा, पर केंद्र का भाग सबसे ज्यादा चमकीला होगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर वो कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है उसका मान ये है, या इसकी विभेदन सीमा
ये भी अनुक्रमानुपाती होता है लैम्डा अपॉन शंकु कोण। अब शंकु कोण का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे माना ये सूक्ष्मदर्शी का अपदृशक लेंस है, इस पे ये यहाँ पर जो ये ऐसे आगे इसमें बल्कि इसको ये दिखा दीजिए, ये सूक्ष्मदर्शी माना और इस पे ये प्रकाश किरणें मिली और ये ऐसे मिल गई। ये तो ये सूक्ष्मदर्शी का क्या है, अभिदृशक लेंस है। अब इस पे ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शंकु बन रहा है ये वाला, ये शंकु का क्या कहलाएगा, शंकु कोण कहलाएगा ये वाला। ये शंकु का अर्धकोण, ये शंकु का पूरा कोण। तो इसमें क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वो लैम्डा बटे शंकु कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। अब विभेदन सीमा का मान क्या होना चाहिए, कम से कम, तभी क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी विभेदन सीमा कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम का मतलब है ये कम से कम तब होगा जब लैम्डा क्या होगा, या तो लैम्डा कम हो जाए, एक विधि है इसको कम से कम करने की, या ये क्या हो जाए, ये अधिक हो जाए। अब सूक्ष्मदर्शी के लिए जो शंकु कोण है ये, इसका मान अगर हम बढ़ा दें, इसको बढ़ाने की भी एक सीमा होती है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वस्तुएं हैं वो अपदृशक लेंस के नज़दीक रखनी पड़ेंगी। तो वस्तु को अपदृशक लेंस के नज़दीक रखने की भी एक लिमिट है कि होता क्या है सूक्ष्मदर्शी में कि वस्तु जो है अपदृशक लेंस के फोकस तल से ज़्यादा नज़दीक नहीं रखी जाती है, ठीक है। यानी एक लिमिट तक ही हम शंकु कोण का मान बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अतः विभेदन सीमा को कम से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लैम्डा को कम से कम करना पड़ेगा। अब लैम्डा का मतलब क्या है कि इस सूक्ष्मदर्शी के अपदृशक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को कम से कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा को कम से कम कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे लाल प्रकाश है, तो लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है ये क्या होती है, अधिक होती है। और नीला प्रकाश है, नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लाल से क्या होती है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है। तो यानी अगर हम सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु को देखने के लिए नीले प्रकाश का प्रयोग करें तो वो वस्तु ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी, तो वहाँ पर अलग अलग वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। परंतु अगर हम लाल प्रकाश में देख रहे हैं तो तब जो है वहाँ पर वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएंगी। यानी कम से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश में वस्तुओं को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आएंगी। अब जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर सूक्ष्मदर्शी से हम जो वस्तु देख रहे हैं, हम दृश्य प्रकाश में देखते हैं, ठीक है। तो अगर दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो वो वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आएंगी, और इससे कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो दृश्य होता ही नहीं है। वो ये प्रकाश इससे अधिक तरंगदैर्घ्य, इससे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दृश्य नहीं है, इसलिए उसमें हमको वस्तु नजर नहीं आएंगी। अब अगर ऐसा हो, इसका अर्थ ये भी है कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो, अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाए तो उन वस्तुओं को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम दूरी पर रखी गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं।
ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो कि 1 एंगस्ट्रॉम या इससे भी कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर इनके प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर वस्तुओं के बीच की दूरी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, यानी 4000 है, 3000 एंगस्ट्रॉम है, 2000 एंगस्ट्रॉम है, या 5 एंगस्ट्रॉम है, 10 एंगस्ट्रॉम है, तो इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, प्रकाश की जगह पे माना ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें ये प्रकाश तरंगें नहीं पड़ रही होंगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के स्थान पे हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ये जो है 1 एंगस्ट्रॉम या इससे भी कम दूरी पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग कर देता है और स्पष्ट रूप से दिखलाता है। तो इसमें जो है हम प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन किरण का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम डाली जाती है सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के स्थान पे, और जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है या गतिमान कण होता है वो हमेशा तरंगे उत्पन्न करता है। हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग में पढ़ा है। अब बाद में हम डी ब्रोगली वाला जो प्रकाश पदार्थ की द्वैत प्रकृति आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे, पदार्थ तरंगे, डी ब्रोगली तरंग, उसमें भी हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है इसमें, कि जो गतिमान कण होता है वो हमेशा तरंग उत्पन्न करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होगा तो ये भी क्या करेगा, तरंग उत्पन्न करेगा। और गतिमान इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तरंग होती है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन किरण का प्रयोग किया, और इलेक्ट्रॉन जो किरण होती है वो तरंगे उत्पन्न करती है, गतिमान इलेक्ट्रॉन तरंगे उत्पन्न करता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित करें तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो उत्पन्न तरंग दैर्घ्य होगी वो होगी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम इसमें देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन किरण प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। और दूसरा क्या, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में लेंस भी होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लेंसों के स्थान पर क्या करते हैं, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है किरणों को मोड़ना। तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, इनमें लेंस का जो काम है वो होता है आपतित किरणों को मोड़ना और आपस में मिलाना अपवर्तन के बाद। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लेंसों के स्थान पर क्या करते हैं, किरणों को मोड़ने के लिए या किरणों को फोकस करने के लिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करते हैं। और इन वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कारण क्या होता है, किरणें आपस में अपवर्तन के बाद कहीं पे मिल जाती है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि गतिमान इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के नज़दीक होती है। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है, जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसकी तुलना में इसकी विभेदन क्षमता, जो विभेदन सीमा है, वो 4000 या 5000 गुनी के करीब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा की लगभग 5000 गुनी है। वो इसलिए क्योंकि या 5000 गुनी या 4000 गुनी के करीब मान सकते हैं, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो 1 एंगस्ट्रॉम या इससे भी कम दूरी पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख पा रहा है। एक क्या है, 4000, ये जो है 4000, इस एक का 4000 गुना हो गया, तो विभेदन सीमा उल्टे में आएगी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा इसकी क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा से 4000 गुनी कम है। और जितनी विभेदन सीमा कम होगी उतना ही वो यंत्र अच्छा होगा।
हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म की विभेदन क्षमता संयुक्त सूक्ष्म की विभेदन क्षमता की 4000 गुनी है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा पढ़ा। इसके बाद ये प्रकाश का ध्रुवण जो पाठ, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति है, ये खत्म हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल हैं, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।